अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मिस्ड मिसकैरेज। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि वो मिसकैरेजेस जो ग्रोथ इश्यूज़ की वजह से होते हैं, जिनमें हार्ट बीट नहीं आती, उनका क्या इलाज है और क्या टेस्ट हैं जिनकी मदद से हम रीज़न को तलाश कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मिसकैरेजेस। आप लोग देख सकते हैं यूजुअली हमारी आवाम को इतनी समझ नहीं होती है। वो ये समझते हैं कि मिसकैरेज वही है जिसमें ब्लीडिंग हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। जिसके अंदर इंसान को पता नहीं चलता, सिम्टम लेस मिसकैरेज होता है, वो है मिस्ड मिसकैरेज। जब आप स्कैन के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं, तब पता चलता है बेबी की ग्रोथ नहीं हुई, उसकी हार्ट बीट नहीं आई। सिम्टम्स क्या है मिस्ड मिसकैरेज के? एक्चुअल को ऐसे सिम्टम्स होते नहीं हैं इसके अंदर। इसे साइलेंट अबॉर्शन भी कहा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। बैक एक होती है, ब्राउन स्पॉटिंग हो सकती है, फ्रेश ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अचानक से मॉर्निंग सिकनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग का ख़त्म हो जाना। लेकिन 90% केसेस में ऐसा कोई सिम्टम नहीं आता है। अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं और आगे से बैड न्यूज़ मिलती है। अब आते हैं रीज़न्स के ऊपर। मोस्ट कॉमन रीज़न जो है मिसकैरेज का, वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। ज़ाहिर है मेडिकल टर्म है, आम इंसान के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, सो लेट्स डिफ़ाइन इट। मेल और फीमेल में क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें कोई भी जीन ऐसा डिफेक्टिव आ जाता है जिस वजह से आगे जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू नहीं हो सकती। अब यहाँ पे नेचर का थोड़ा फेवर भी है हमारी तरफ, ठीक है। एक मदर के लिए दुख वाली बात है, मगर एक फेवर वाला पॉइंट ये है कि अगर खुदा ना खास्ता वो प्रेगनेंसी आगे चलती तो बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटी आ सकती थी। सेकंड मसला जो आजकल देखने में आ रहा है कि ब्लड के अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं जो प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू नहीं होने देती, और आम ज़बान में हम कह सकते हैं कि ब्लड थिक है, बेबी तक सही नहीं पहुंच रहा है उसका फ़्लो, जिस वजह से प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं रह सकती है। इन सब के अलावा थायराइड के इशू की वजह से हो सकता है, प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से हो सकता है, बॉडी में कोई ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है जो प्रेगनेंसी को आगे ग्रो नहीं होने दे रहा है। इवन ये बैड क्वालिटी एग या बैड क्वालिटी स्पर्म की वजह से भी हो सकता है। ये बात हमारी सोसाइटी में इतनी आम नहीं है कि मिसकैरेज में हस्बैंड की भी इवैल्यूएशन होनी चाहिए, उनके भी टेस्ट होने चाहिए। अगर स्पर्म ऐसा डिफेक्टिव है तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं रहेगी। और ये भी पॉसिबल है कि यूटिरस के अंदर इंटरनली कोई ऐसा मसला हो, फिब्राइड हो या एंडोमेट्रियोसिस हो, या यूट्रस की बनावट, कुदरती बनावट के अंदर भी ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जिनका इवेलुएट होना ज़रूरी है। अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। जिनके बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं उनके लिए सबसे पहले मैं एक बात कहूँगी, गिव अ गुड गैप। ये बहुत कॉमनली देखने में आता है कि गैप नहीं रखती हैं औरतें और नुकसान पे नुकसान उठाती रहती हैं। कम से कम आप एक मिसकैरेज के बाद 3 मंथ्स अपनी बॉडी को रेस्ट दें और उसके बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करें। अब ये जो अरसा मैं बता रही हूँ 3 मंथ्स का, उसके अंदर आपने अपने टेस्ट करवाने हैं, इसे ज़ाया नहीं जाने देना। अपने टेस्ट करवाने हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ये टेस्ट वाली बात अब मैं उनके लिए पहले कह रही हूँ जिनके 2 से ज़्यादा मिसकैरेजेस हो चुके हैं। आपने अपना टॉर्च प्रोफाइल करवाना है जिसमें देखा जाएगा कि कोई बॉडी में ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है। ये 5 किस्म के इन्फेक्शंस को देखता है बॉडी के अंदर। सेकंड, आपने अपना थायराइड प्रोफाइल करवाना है। थायराइड की कमी या ज़्यादती का अगर मसला हो, उसमें भी मिसकैरेजेस कॉमन होते हैं। फिर रिकरेंट मिसकैरेजेस जिनके हो रहे हैं, बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, उन्हें एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ IgG, IgM एंड ल्यूपस एंटीबॉडीज़ या एंटीकोगुलेंट प्रोफाइल ये लाजमी करवाना है। ये दोनों जो चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर वो एंटीबॉडीज़ देखती हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी आगे नहीं चल पाती, वो खुद ही अब बेबी के ऊपर अटैक कर देती हैं और प्रेगनेंसी को एंड कर देती हैं। अगर ये एंटी फॉस्फोलिपिड IgG, IgM या ल्यूपस का मसला आपके अंदर आता है तो इसका ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी में अलग तरीके से होगा। अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में प्लान से पहले आप लोगों ने फॉलिक एसिड, लोप्रिन या एस्कार्ड अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद आपने लाजमी स्टार्ट करनी है।
इससे क्या होगा, लोप्रिन या एस्कार्ट दोनों सेम मेडिसिन्स के नाम हैं। ये आपके ब्लड को थिन रखेंगी और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने देंगी। जब ब्लड थिन रहेगा तो बेबी को ऑक्सीजन सही जाएगी, ब्लड सही जाएगा। ब्लड सही जाएगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी प्रॉपर उसे जा रही है, इससे बेबी की ग्रोथ रुकेगी नहीं। ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ब्लड थिनर्स के अंदर। सेकंड के अंदर आते हैं क्लेक्सिन इंजेक्शंस। क्लेक्सिन इंजेक्शंस का भी काम यही है, ब्लड को थिन रखते हैं, मगर इसकी मुख्तलिफ डोजेज़ होती हैं और ये हमेशा आपको अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद लेना चाहिए। एक और पॉइंट में क्लियर कर दूं, जिनके बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, प्लीज़ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को जो डॉक्टर्स डील करते हैं उनसे इलाज करवाएं, उनसे अपना ट्रीटमेंट करवाएं। इन सब के अलावा सपोर्टिव मेडिसिन आपकी डॉक्टर आपको देंगी, जिसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन की ओरल मेडिसिन होंगे, प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस होंगे। वो सब ट्रीटमेंट आपको ऑलरेडी आपकी डॉक्टर देंगी। अक्सर औरतें पूछती हैं कि हमें केयर क्या करनी है। एक बात याद रखें, एक्टिव प्रेगनेंसी इज़ अ हेल्दी प्रेगनेंसी। अगर आपकी डॉक्टर ने कुछ ऐसा नहीं कहा है कि आपको बेड रेस्ट करनी है तो ही आप बेड रेस्ट करें। अगर बिल्कुल भी उनकी तरफ से कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है तो आप नॉर्मली जो एक्टिव काम होते हैं घर के अंदर एक्टिव रहें, वो आप नॉर्मल काम कर सकती हैं। स्ट्रेस नहीं लेनी है आपने बिल्कुल भी, अपनी जो मेडिकेशन है वो टाइम पर लेनी। तो इस वीडियो की समरी ये मैं दे सकती हूँ कि अच्छा गैप देना है आप लोगों ने, बिना टेस्ट करवाए आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है। जो आप टेस्ट करवाएंगे उनके अंदर जो इशू आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और जब प्रेगनेंसी हो जाती है आपने डे 1 से अपनी डॉक्टर के पास जाना है, प्रॉपर मेडिकेशंस लेनी है, स्ट्रेस फ्री रहना है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए।